ज़िंदगी भर में सबसे खूबसूरत समय होता है स्कूल का। और स्कूल में हमारे साथ एक ऐसा शिक्षक ज़रूर होता है जिसे हम अपने पूरी ज़िंदगी भर याद रखते हैं। मेरे लिए ऐसी याद है मेरे अरविंद सर की, और आपके लिए भी ज़रूर कोई ऐसी याद होगी। जब तक हम आज शिक्षक दिवस पर इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, तब तक आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन शिक्षक है जिसने न केवल आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, बल्कि जिसे आप आज भी याद करते हैं। आपको आज भी वो मार याद आती है जिसने आपको ज़िंदगी में अच्छा रास्ता दिखाया, वो सुमार्ग दिखाया जिससे आप आगे बढ़ पा रहे हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर मुझे 25 किलोमीटर शिमला से दूर कोहबाग आने पर मजबूर किया है डॉक्टर संजय ने। डॉक्टर संजय, आप डॉक्टर संजय से ज़्यादा संजय सर अगर हम आपको कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मैं क्लास में गया तो जब भी पूछा कि फेवरेट शिक्षक कौन है तो बच्चों ने एक स्वर में कहा कि संजय सर। तो संजय सर, ऐसा क्या आप में खास है जो और शिक्षकों में नहीं है, और किस तरह से आप बच्चों को ऐसा पढ़ाते हैं? क्योंकि न केवल पढ़ाई ज़रूरी है बल्कि बच्चों के साथ वो जुड़ाव, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब हम कहते हैं कि मिट्टी को शेप देने की ज़रूरत है उसे आगे बढ़ाने की। ये सब कैसे करते हैं सर आप क्लास में, ये बताइए। फेवरेट टीचर तो मुझे आए अभी 1 साल यहाँ हुआ है, तो टीचर तो सभी फेवरेट होते हैं। हाँ, किसी टीचर विशेष के लिए हो सकता है कि किसी बच्चे के मन में ऐसा सम्मान हो, तो वो हो सकता है। लेकिन जितना मेरा अनुभव है, जिन शिक्षकों के साथ मैंने काम किया है, उनमें मुझे सारे ही ऐसे शिक्षक मिले हैं जिन पे गर्व किया जा सकता है। और यहाँ परिवार बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे 22 साल आदत रही है कि मैं 2 अध्यापक, लास्ट के 1 साल में 3 अध्यापकों के साथ रहा हूँ। जी। तो यहाँ इतने बड़े परिवार में आके मुझे ऐसा लगा जैसे ये परिवार पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। अब बच्चे थोड़े बड़े हैं, पहले बच्चे छोटे थे, तो ये बच्चे बोल पाते हैं। अगर आप किसी और दिन आएंगे तो हो सकता है ये किसी और अध्यापक का भी नाम लें। तो ये मेरे लिए भी अच्छा है कि बच्चों को अगर लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मैं अब इनसे अगर ज़्यादा मेहनत करवाना चाहूँ तो वो करवा सकता हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब तक आप इमोशनली बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तब तक उनसे वो उतना काम नहीं करवा सकते जितना हम चाहते हैं। जी। और अगर हम में ये क्वालिटी आई है तो उसके लिए भी उन शिक्षकों को, जो मेरे शिक्षक रहे हैं उनको, और जिन शिक्षकों के साथ हमने काम किया है उनको क्रेडिट जाता है। क्योंकि बोलते तो वैसे हैं कि टीचर्स आर नॉट मेड, दे आर बॉर्न। पर मुझे लगता है कि बॉर्न के साथ साथ मेड भी होते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब फर्स्ट डे स्कूल के कमरे में कदम रखा था तो मैंने कहानी सुनाई थी, और कहानी सुनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चों को समझ ही नहीं आई, इनको पता ही नहीं चला मैंने क्या कहा। तो उस दिन से शुरुआत, और आज का दिन आप कक्षा में जाके देख कर आए हैं कि क्या है। तो वो फ़र्क सिर्फ मेरा नहीं हो सकता, वो मेरे बच्चों ने मुझे सिखाया कि कैसे पढ़ाना है, जो मेरे साथी अध्यापक रहे हैं उन्होंने सिखाया है। यहाँ सीनियर सेकेंडरी में काम करना मेरे लिए नया है, तो जितने भी अध्यापक यहाँ मौजूद हैं उन सब से मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, उनको काम करते हुए देखते हैं। बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो उनका सबका पता चलता है कि ये लोग कैसे काम करते हैं। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ काम चल ही रहा होता है, तो बहुत कुछ आपको स्ट्रेंथन करता है इन बड़े स्कूलों में आकर काम करने का जो अनुभव होता है। कोहबाग के बच्चों के फेवरेट तो संजय सर हैं, लेकिन जब आप संजय जी स्कूल में थे तो आपके फेवरेट टीचर कौन थे? मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अगर अध्यापक हूँ तो श्री US रावत सर की वजह से हूँ। हमारे कला के शिक्षक होते थे, ड्राइंग के टीचर थे हमारे। उन्होंने कक्षा में पूछा कि कितने बच्चे जो हैं वो अध्यापक बनना चाहते हैं। सीधा सीधा पूछा, ऐसा नहीं पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो। अच्छा। तो एक तरफ से जब शुरू हुआ तो पंक्ति में कहीं भी नहीं आया, किसी बच्चे ने नहीं कहा कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं। तो अंतिम जो विद्यार्थी थी, वो बहुत बड़े प्रशासनिक पद पर हैं आज, उन्होंने कहा कि मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ। उस समय की थोड़ी देर के लिए जो उनके चेहरे पे जो खुशी का भाव था, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उसी समय प्रण ले लिया कि मुझे शिक्षक होना है। और उसी दिन ठान लिया था कि अगर जीवन में कुछ कर पाऊंगा तो बच्चों के लिए साथ काम करना है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहा। और दूसरा, मेरे माता पिता हैं जिनकी वजह से हम यहाँ तक आए हैं। बहुत पढ़े लिखे नहीं थे वो, माता भी और पिता भी। हमें पढ़ाने के लिए वो जो किताबें मिलती हैं बस में 10-10, 20-20 रुपए की, वो लाते थे, खुद पढ़ते थे, फिर उनको पढ़ के हमसे पूछते थे, हमको बताते थे। वैसे ही प्राइमरी में मेरे अध्यापक रहे हैं श्री श्यामलाल शर्मा जी, उनका बहुत प्रभाव रहा है। अगर मैं जैसा भी हूँ तो आप ये कह सकते हो कि मैं श्यामलाल सर और एक सर और थे, उनका मुझे नाम नहीं याद आता क्योंकि वो 10 या 15 दिन के लिए हमारे पास आए थे, पद्मदेव सर। अच्छा जी। अगर वो उनको आप आज पढ़ाते हुए देखेंगे तो मैं उनमें झलक जाऊँगा, जहाँ ये कहें कि मैं जो हूँ वो उनके जैसा ही हूँ। क्योंकि उनको पढ़ाते हुए देख के ऐसा लगता था कि ऐसे ही बनना है अगर ज़िंदगी में बनना है तो। और अपने प्राथमिक अध्यापक का कक्षा में आना और जाना आपको याद नहीं होता, लेकिन उनका फर्स्ट डे भी मुझे याद है। मुझे ये भी याद है कि वो
पहले दिन जब पाठशाला में ज्वाइन करने आए थे तो वो तरबूज हम सब बच्चों के लिए लेके आए थे। उस समय मैं दूसरी कक्षा में था। तो अध्यापकों का रोल बहुत रहा है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया और जिनके साथ मैंने काम किया है। जिन्हें हम पसंद करते हैं, शायद हम लोग उनकी चाल ढाल, वो किस तरह बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, उनके कौन नज़दीकी लोग हैं, ये भी हम कोशिश करते हैं कि हम वो अपनी ज़िंदगी में ऑप्ट कर ले। आपको क्या लगता है? उसमें शुरुआत में तो ये सब ठीक लगता है और ठीक होता भी है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढना होता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात अगर आपकी अपनी शैली नहीं उभरती है तो आप एक ट्रैप में फंस जाते हैं, जिस ट्रैप में से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर जब मुझे लगा कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी दूसरी पर्सनैलिटी में ट्रैप होकर रह जाऊं और जो पोटेंशियल कहीं एक टीचर के तौर पर मुझ में छुपा है वो दब के रह जाए। फिर मैंने कोशिश की कि नहीं, अब आपको एक अपनी शैली के साथ आगे बढ़ना है। तो जब ऐसा किया तो उसका प्रतिफल मुझको मिला, और वो प्रतिफल आपको तब महसूस होता है जब आपको 20 साल पहले बच्चे पढ़ाया हुआ अपनी शादी का कार्ड लेकर आपके पास पहुंचता है, या किसी भी माध्यम से आप तक कार्ड पहुंचाता है कि मेरी शादी है, आपको आना पड़ेगा। वो बच्चे दूर से आके आपसे मिलने के लिए, बात करने पहुंच जाते हैं। तो आपको लगता है कि नहीं, आपका किया हुआ कुछ तो सफल हुआ। क्योंकि सभी बच्चों से एक जैसी उम्मीद करना ये भी ठीक नहीं होता। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है। सबकी अपनी अपनी फील्ड होगी एक दिन। और जिस स्कूली व्यवस्था में हम काम कर रहे हैं वहाँ 10वीं तक तो बच्चे को हर सब्जेक्ट का एक्सपोजर हमको देना ही है। फिर वो तय करे कि उसको किस फील्ड में जाना है। तो जो अच्छे टीचर मेरे रहे हैं उनका प्रभाव है, आज भी है। लेकिन अब वो स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उनको कॉपी करके अपनी शैली को आगे बढ़ाऊँ। अब उस स्थिति में हूँ कि उनकी शैली को आधार बनाकर अब अपनी शैली को भी मैं मजबूत करता चलूँ। सर, अंग्रेज़ी हमारे लिए फ़ोबिया से कब नहीं होता, और अंग्रेज़ी आती है तो ऐसा लगता है कि ये बच्चा जो है बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसे चाहे कुछ आता हो या ना आता हो। ग्रामीण इलाकों में ये परेशानी और भी ज़्यादा होती है। हिंदी भी साफ़ नहीं होती, यहाँ तक कि बच्चों की पहाड़ी भाषा का टच, बोली का टच आता है। यहाँ के ग्रामीण बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है इस अंग्रेज़ी भाषा को सीखना, और आप किस तरह से उनको बताते हैं कि क्यों ज़रूरी है अंग्रेज़ी आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि भाषाई ज्ञान, चाहे हिंदी का हो या अंग्रेज़ी का हो, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बतौर इंग्लिश टीचर मुझे एक बात से थोड़ी सी दिक्कत होती है कि जब हम ये कहते हैं कि आपका लोकल डायलेक्ट, आपका लोकल स्लैंग जो है आपकी भाषा में आ रहा है। जी। अगर हम इसी को थोड़ा सा रिवर्स कर लें और ये कहें कि एक अंग्रेज़ हिंदी बोल रहा है, तो वो क्यों ठीक हिंदी नहीं बोल रहा है, ये कभी प्रश्न नहीं होता। प्रश्न होता है कि हिंदी बोलने वाला अंग्रेज़ी को ठीक ढंग से नहीं बोल रहा है। अरे भाई, उसकी जो टंग है वो उस शेप में है ही नहीं जिस शेप में यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों की है। तो उनको कॉपी करने की बजाय अगर हम जो हमारा अपना डायलेक्ट है उसके अगर नज़दीक भी हमारी अंग्रेजी पहुंचती है और सबको आपका जो मन में विचार है, जो थॉट है, वो कम्युनिकेट हो रहा है, तो हमको उससे कोफ्त नहीं होनी चाहिए। और यही बात हम कक्षा में भी कोशिश करते हैं कि बच्चे ये ना सोचे कि मैं प्रोनाउंस जो है वो शब्द को उस तरह से नहीं कर पा रहा हूँ जिस तरह से एक बिल्कुल प्रॉपर कोई इंग्लिश नोन पर्सन करता है। कोई बात नहीं, आज नहीं कर पा रहे हो तो क्या सारी उम्र ही नहीं कर पाओगे? ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है। हम सब कुछ तो बच्चों को कक्षा में नहीं पढ़ा सकते, ये तो मानना पड़ेगा कि सब कुछ जीवन के बारे में क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो जितना पढ़ाया जा सकता है उसकी मात्रा जब हम तय कर रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी भी तय कर लें कि अगर बच्चा आज नहीं बोल पा रहा है तो भविष्य में बोलेगा। तो वो भय सबसे पहले ख़त्म किया और ये कोशिश की कि जब बच्चा क्लास में गलती करे तो कोई और बच्चा हंस ना जाए उसके ऊपर, उस पर बिल्कुल बैन लगा दिया गया। और उसके लिए मैंने क्या किया कि खुद भी गलतियाँ करनी शुरू की, स्पेलिंग्स को गलत लिखना, गलत बोलना, ताकि वो बच्चों को लगे कि नहीं, गलतियाँ तो सर भी कर लेते हैं जी, ये ऐसा तो नहीं है कि हम ही कर रहे हैं। तो जैसे ही वो भय गया तो बहुत सारे बच्चों को अब बोलने में, उठने में, पढ़ने में वो दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत पहले शुरू में महसूस हो रही थी, क्योंकि वो भी इसी फोबिया में है कि हम ठीक नहीं बोल रहे हैं। अरे ठीक नहीं बोल रहे हैं तो शुरू में तो हम चलना भी नहीं जानते, धीरे धीरे चलना सीखते हैं। आज इंग्लिश नहीं आ रही है, कल आ जाएगी। और मैं भी उन्हीं में से हूँ जिसने इंग्लिश में रट्टा लगाया है, आज बोलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इट मीन्स मैंने भी अपने आप को इम्प्रूव किया। वही एग्जाम्पल इनको देता हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ दैन वाई कांट यू, आप क्यों नहीं कर पाओगे? आप भी कर पाओगे। तो उससे बड़ा फ़र्क मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कक्षा में पढ़ाना एक बात है और साथ साथ मेंटरिंग करना वो दूसरी बात है। जो टीचर दोनों चीज़ें एक साथ करता है उसके बच्चों का रिजल्ट डेफिनेटली बेहतर होता है और अध्यापकों से। अंग्रेज़ी के जब आप अंदर पाठ पढ़ा रहे थे तो यही किताब मैंने भी अपने स्कूली वक्त में पढ़ी। आप केरल के एक बेकर का एग्जाम्पल दे रहे थे, फिर आपने उसे हिमाचली संस्कृति से जोड़ना शुरू किया, फिर बताया कि किस तरह से दिवाली और अन्य त्योहारों का खाना अलग अलग हो जाता है। ये थॉट प्रोसेस कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह से किया जा सकता है कि ऐसा ना हो कि जो लिखा है टेक्स्ट बुक में मैं वो पढ़ूँ और उसको ट्रांसलेट करूँ और फिर आधे घंटे बाद क्लास से चल दूँ? तो फिर आपको कैसा, आपने कब ये सोचा कि भाई मैं बच्चों को इस तरह से समझाऊं कि वो एक तो उससे जुड़ाव महसूस करें और उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए? ये मुझे लगता है कि ये क्वालिटी
कुछ मेरे जो अध्यापक साथी थे मेरे साथ उनसे, और दूसरा क्योंकि लिखने का शौक़ भी है। तो जब हम लिख लेते हैं, सामने वाला उस लिखे हुआ का क्या मीनिंग लेगा, ये भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा रखना होता है। कुछ वहाँ से मिला, और कुछ जब आप कक्षा में जाते हैं तो मुझे लगा कि अगर हम चीज़ों को आइसोलेशन में पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं भी, अगर यूएसए के बारे में पढ़ रहे हैं तो यूएसए के ही बारे में पढ़ रहे हैं, वो हमसे अलग कोई दुनिया है, वहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं। जब तक हम चीज़ों को रिमोट रखेंगे तब तक वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग से भी रिमोट ही रहेंगी। जब तक उसे ये महसूस नहीं होगा कि ये ऐसा तो हमारे यहाँ भी होता है, ये तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, जीने का ढंग तो यहाँ भी वैसा ही है, सिर्फ हमारा पहरावा बदल रहा है, हमारा खान पान बदल रहा है, लेकिन इंग्रेडिएंट तो वही है, वही फ्लोर है, वही मसाले हैं, वही दालें हैं, बनाने का ढंग बदल रहा है, बाकी तो कोई चेंज नहीं आया। तो जैसे ही जब आप बच्चों के साथ हम चैप्टर को इस तरह से खोलते हैं ना, तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। मुझे हैरानी होती है कि ये 10वीं क्लास है, और 10वीं क्लास में अगर बच्चों के मुँह ऐसे खुले हों, आप पढ़ा रहे हो मुँह खुले हों, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब इंटरेस्ट तो बन गया है। दूसरा, फिर जो टीचर है उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। अगर हम टीचर को सोचें कि वो बोर नहीं है, तो ऐसा भी नहीं मैं मानता। टीचर मेड होता है। मैं 22 साल पहले हकलाता था, आज नहीं हकलाता हूँ। आप इंटरव्यू मेरा ले ही नहीं सकते थे, इतनी स्थिति ख़राब थी, क्योंकि सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो था। लेकिन धीरे धीरे अपने आप को फिर सुधार करते चले गए, क्योंकि समझ में आ गया था कि अब बोल कर ही खाना है, तो बोलना तो सीखना पड़ेगा। और वही चीज़ हमने बच्चों के साथ भी आजमाई। मैं इनसे हमेशा शेयर करता हूँ कि मैंने जिस समस्या को अपना हथियार बना लिया, अब 200 लोग हों, 300 लोग हों, 1000 लोग हों, कोई दिक्कत नहीं होती। और इस बोलने की वजह से अब मुझे वो मंच भी मिले हैं जहाँ जाने की अध्यापक का सपना होता है। करिकुलम डेवलपमेंट से हम कब जुड़ते, कभी ना जुड़ते। टीचर ट्रेनिंग से जुड़े हुए मुझे 22 साल हो गए हैं। बुक राइटिंग से लेके करिकुलम राइटिंग तक का सफ़र जो है वो बहुत मज़ेदार रहा है। बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और जो एनर्जी स्कूल से बाहर जाकर आप इकट्ठा करके लाते हैं, जब आप क्लासरूम में आते हैं ना, तो वो एनर्जी ज़रूर ट्रांसलेट होती है। वो फ़र्क आपको दिखता होगा, क्योंकि अभी 28 से 30 में बाहर रहा हूँ, 2 दिन यहाँ हुए हैं पाठशाला में, अभी वापस आए हुए। तो वो एनर्जी आपको खूब मोटिवेट भी करती है, और जिस काम को हम कर रहे होते हैं उसके लिए आपको स्किलफुल भी करती है। तो बहुत फ़ायदा मिलता है उन सब चीज़ों से। आपने कहा हकलाने की प्रॉब्लम आपको थी। क्लास में हमने देखा एक बिटिया थी, उसे भी हकलाने की दिक्कत अभी है। उसने कहा कि आपके साथ उसका शायद कोई पिछले जन्म का रिश्ता है, वो इतना भाव आपके साथ महसूस करती है। तो वो हकलाने की दिक्कत, अंग्रेजी में स्टैमर कहते हैं सर, स्टैमर कहते हैं, स्टैमर। तो फिर वो स्टैमर की समस्या क्या उस बिटिया की भी दूर होगी, और आपने उसके साथ भाव कैसे जोड़ा सर, कि आप उसको बताएं कि मुझे भी ये समस्या थी इतने साल पहले, और मैं आज स्पष्ट तौर पर बोल पा रहा हूँ, आप भी एक दिन बोल सकेंगी बिल्कुल साफ तौर पर। और हमने देखा कि जब वो हकला रही है तो क्लास के बच्चे साथ दे रहे हैं। नहीं तो स्कूल में, जब हम स्कूल में थे, तो अगर कोई बच्चा इस तरह का होता था तो बाकी बच्चे उपहास उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। वो भाव पैदा करना कितना मुश्किल था आपके लिए? एक्चुअली में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया और उस बच्ची को पहली बार मंच पे नीचे बोलते हुए देखा, उस बच्ची में एक ख़ास बात ये है कि वो डरती नहीं है। उसमें ज़िद है कि मुझे तो बोलना है, ये मेरी जीभ मुझे बोलने नहीं दे रही है, लेकिन मैं बोलूँगी। मैंने वो जिद उसी दिन देख ली थी जब वो एक ही शब्द पर कम से कम 30 से 40 सेकंड तक अटक गई, लेकिन उसने बोलना बंद नहीं किया, टॉपिक पूरा किया और फिर मंच से नीचे आई। और उस समय हमारे डॉक्टर राजेंद्र जी, जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने सबसे पहले उसके लिए क्लैपिंग करवाई। तो वो मोमेंट मुझे लगा कि ये बच्चा उसी स्थिति में फंसा हुआ है जिस स्थिति में कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले मैं फंसा हुआ था। अब मेरी वजह थी कि सेल्फ स्टीम और सेल्फ जो लो कॉन्फिडेंस था, उसकी वजह से वो हो रहा था। तो मुझे लगा कहीं इस बच्ची में वो तो नहीं है, लेकिन इसमें वो दोनों नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि कहीं साइकोलॉजिकली, क्योंकि ये जो समस्या है ये साइकोलॉजिकली ज़्यादा प्रभावित करती है बच्चे को। तो जब मुझे लगा कि नहीं, अब इसके साथ कुछ किया जाना चाहिए, तो मैंने इसको कहा कि देख, गलती तो तुमसे ही सिर्फ हो नहीं रही, गलती तो उनसे भी हो रही है जो ठीक बोलते हैं, जिनको दिक्कत ही कोई नहीं है। फिर जो इससे पहले यहाँ टीचर रहे हैं, उनका बड़ा योगदान रहा होगा, क्योंकि ये बच्चा मंच पे, जब मैं यहाँ आया तो ये पहले ही मंच पे था, मैंने तो उसको मंच पे नहीं ले गया। उन अध्यापकों का बहुत योगदान रहा होगा इस बच्चे को मोटिवेट करने के लिए। और दूसरी बात, जब मैंने क्लासरूम में की, अपनी क्लास में, बाकी टीचर्स भी ऐसा ही करते हैं कि इस पर कोई हंस नहीं सकता क्लासरूम में। जैसे आपने कहा कि क्लास में और बच्चे भी सपोर्ट कर रहे थे, तो वो सपोर्ट इसको हर जगह मिलती है। ऐसा नहीं है कि इसको कोई हंसेगा या इसका कोई मजाक उड़ाएगा। तो उस बात का मैंने भी फ़ायदा उठाया, और इमोशनली कनेक्ट इसलिए हुई जब मैंने ये कहा कि बेटा, सिर्फ तुम ही थोड़ी ना हो, ये तुम ही थोड़ी ना हो जिसके साथ ये हो रहा है, ये तो मेरे साथ भी हुआ। मैंने अपने आप को बाहर निकाला, तुम भी निकाल सकती हो। जब मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकती हो? फिर कुछ टॉपिक्स इसको लिख के दिए, उनकी प्रैक्टिस करवाई। जब बोलने लगी तो अब स्थिति ये है कि जब ये टॉपिक बोलना स्टार्ट करती है और ख़त्म करती है, तब तक के बीच में स्टैमर नहीं करती है। अच्छा।
इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है। अब जैसे आप लोग इससे बात कर रहे होंगे, क्योंकि मैं तो कक्षा में था नहीं आपके साथ, तो हो सकता है ये स्टैमर कर रही हो, क्योंकि इसको रुक रुक के बोलना था। जब ये रिदम में आ जाती है तो आप बता ही नहीं सकते कि ये अकलाती है। दो छोटे छोटे सवाल पूछूंगा आपसे अब। जब पहली बार बहुत बड़ी भीड़ के सामने बोलना होता है तो बोलते हैं कि आम भाषा में कि बड़े बड़े जो खुद को तुर्रम खां समझते हैं उनके भी पैर कांप जाते हैं। आप जब पहली बार क्लास में गए थे तो आपको डर लगा था कि अब इतने बच्चों के सामने तो पहली बार मैं बोलूँगा, तो फिर कैसा डर लगा था आपको क्या? आप मैं यहाँ के बारे में बताऊँ, जब मैं यहाँ शिफ्ट नहीं, हुआ जब आपने प्राइमरी पहली बार पढ़ाई करवाई थी कभी पहली क्लास बार में? जब मैं क्लास में एंटर हुआ तो बच्चे बहुत छोटे थे। अच्छा। क्योंकि 1st to 5th मुझे पढ़ाना था, मैं SJVT की पोस्ट पे यहाँ आया था। तो जब क्लास में आया तो पहले तो यही समझ नहीं आया कि शुरू कहाँ से किया जाए, और फिर मुझे लगा कि नहीं, अब संवाद तो बिठाना ही है, बात तो करनी है इनसे। तो मैंने कहानी पूछी उनसे कि तुमको कहानी सुनाऊँ, तो बच्चों ने एकदम से कहा, क्योंकि वो एकदम तैयार रहते हैं। जब कहानी सुनाई तो जब कहानी ख़त्म हुई तो उसके बाद ज़्यादा रोमांच हुआ, क्योंकि बच्चों के चेहरों पे कोई भाव ही नहीं था। अच्छा तो मुझे लगा कि इनको कहानी समझ में भी आई कि नहीं आई, या मेरा बोलना ही पता नहीं चला। जी। फिर मेरे साथ जो मैम थे, मीना मैम, जो अब ये कहें कि मेरे सह अध्यापक थे या मेरे गुरु भी थे, क्योंकि उनके सानिध्य में हमने पढ़ाना शुरू किया। तो मैंने उनसे कहा, मैम मेरे को ऐसा लग रहा है इनको मज़ा ही नहीं आया, मेरी तो कहानी समझ में नहीं आई। लेकिन जब हम लंच कर रहे थे तब उन्होंने मुझे बताया कि आज ना ये बच्चे जिनको आपने कहानी सुनाई, ये दूसरे बच्चों को कहानी सुना रहे थे। अच्छा। वही कहानी सुना रहे थे। तब मुझे लगा कि नहीं, कहीं तो मैंने पहुँच बना ली है। हाँ, पहला दिन जब स्कूल में होता है बतौर अध्यापक, तो वो एनकाउंटर अगर अच्छा चला जाए तो भी अच्छा है, और अच्छा ना जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि वो आपको फिर और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जी। डॉक्टरेट करने में बाल सफ़ेद हो जाते हैं और अब आप डॉक्टर संजय कुमार हैं, तो डॉक्टर संजय कुमार को क्या बुलवाना अच्छा लगता है खुद को, डॉक्टर संजय कुमार या फिर संजय सर? सच कहूँ तो संजय सर। और मेरे एक अध्यापक रहे हैं जिन्होंने PhD में बहुत मदद की है मेरे गाइड के अलावा, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा मेरे गाइड रहे हैं। उनके अलावा भी बहुत से अध्यापक साथियों ने मदद की है। तो उन्होंने कहा था कि जिस काम के लिए तुमने इतना लंबा सफ़र तय किया और तुम अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा रहे हो, तो फिर दूसरा कैसे लगाएगा? कि तो तुम लगाओगे तो तुमको देखकर, तुमसे मोटिवेट होकर तुम्हारे बच्चे भी लगाएंगे। जी बिल्कुल। और तब मुझे ये बात भी याद आई कि जब मैं लोगों के घर के बाहर नेम प्लेट देखता था तो उसके नीचे डिग्रीज़ लिखी होती थी बहुत सारी, तो अच्छा लगता था कि ये लोग इतना पढ़े हैं। तो अब इतनी सी मेरे पास भी है कि एक नेम प्लेट भर जाएगी। तो वो बहुत मोटिवेट करती थी कि MA वो, ये वाला कोर्स, वो वाला कोर्स। तो वो कहीं ना कहीं वो भी मोटिवेशन का जरिया था। और जब इस विभाग में आया था तो सोच लिया था कि मुझे शिक्षा में तो वाचस्पति की पदवी तक जाना ही है। सफ़र तो लंबा था, लेकिन जब UGC क्वालिफाई हुआ तो उसने थोड़ा सा मेरा सफ़र आसान कर दिया, क्योंकि फिर एडमिशन थोड़ी आसानी से मिल गई। लेकिन वो सफ़र जो सन 2000 में शिक्षा विभाग में शुरू हुआ था और पढ़ने का शुरू हुआ था, वो अभी लास्ट 6 महीने पहले लास्ट पेपर दिया है। अब यहाँ सोच रहा हूँ कि यहाँ रुक जाता हूँ, अब पढ़ने पे ध्यान ना लगाकर लिखने पे ध्यान लगाता हूँ, क्योंकि पढ़ तो लिया, कुछ अनुभव भी हो गया है, तो क्यों ना उसको अब लेखन के रूप में सबके सामने रखा जाए। तो बस उसी कोशिश में आजकल लगा हुआ हूँ। जी सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि गांव के स्कूलों तक मीडिया का पहुंचना इतना सरल भी नहीं होता, और यहाँ के बच्चों को भी मंच मिला है, ये भी आप लोगों की वजह से संभव हुआ है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। डॉक्टर संजय कुमार उर्फ संजय सर की कहानी, ज़रूरी नहीं कि हर शिक्षक को उसके पढ़ाने के लिए राज्य सरकार ही सम्मानित करे। कुछ शिक्षकों के लिए सम्मान बच्चों का प्यार और भाव भी होता है, और ऐसा ही प्यार और भाव यहाँ के बच्चों में देखने को मिला, जो हर किसी को भावुक कर देने वाला था, क्योंकि संजय सर हैं ही ऐसे कि हर किसी को अपना बना ले। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।